हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पाकिस्तान का एक डोजियर काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है, जिसमें उनके द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया ने कहां कहां अटैक किया है। और इस डोजियर में जो जो लोकेशंस बताई हैं उसमें खास बात यह है कि ये नई लोकेशंस हैं जिनके बारे में इंडिया ने कोई भी क्लेम नहीं किया है। तो अगर ये सही है तो ऐसा लगता है कि कई ऐसी लोकेशंस भी थी जहां पर इंडिया ने स्ट्राइक करी थी और उनको क्लेम नहीं किया है, और ये चीज़ पाकिस्तान द्वारा अब खुद रिवील करी जा रही है। तो ये डेमियन साइमन का अपडेटेड मैप आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अब, जिसमें ऑरेंज से नई लोकेशंस ऐड करी गई हैं। तो टोटल 7 नई लोकेशंस ऐड करी गई हैं। इससे पहले 7 तारीख को करीबन 9 लोकेशंस को टारगेट किया गया था, जो यहाँ पर रेड डॉट से डिनोटेड है। वहीं पर जो इनकी एयरफील्ड्स पर बाद में इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया है वो येलो से डिनोट करी गई हैं, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि भुलारी, सुकुर, जकोबाबाद, रहीम यार खान, रफ़ीकी, चुनैन, लाहौर, सरगोदा, मुरीद, नूर खान, गुजरनवाला और परूर शामिल हैं। बाकी एक मलिर कैंट कराची में भी स्ट्राइक करी गई है। और उसके बाद जो नई लोकेशन है इसमें हैदराबाद, चोर, जंग, बावल नगर, गुजरात, अटोक और पेशावर शामिल हैं। तो ये मैप शोकेस करता है कि जो इंडियन स्ट्राइक है उसका कितना बड़ा स्केल रहा है, जो कि 9 तारीख के बाद एक्सटेंड हुआ जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट एक्सटेंड होता चला गया। और अब पाकिस्तान द्वारा डोजियर तैयार करके इंटरनेशनली इस चीज़ को उठाया जा रहा है, और अब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर इंडिया ने स्ट्राइक करी है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि पेशावर और जकोबाबाद जैसी जगहों पर स्ट्राइक करी गई हैं, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री से काफ़ी अंदर हैं, लेकिन फिर भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी यहाँ पर दिखाई गई है। स्पेशली जकोबाबाद में इनके एक मेंटेनेंस हैंगर पर स्ट्राइक करी गई थी। यहाँ पर इनके F-16 के स्क्वाडन है। ये इनका शहबाज एयरबेस है और इसकी एक पिक्चर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई है। तो पाकिस्तानी यहाँ पर डिनाई करते हैं कि कोई खास डैमेज हुई है या फिर इंडिया द्वारा वहाँ तक स्ट्राइक करी गई है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद ही ये चीज़ एक्सेप्ट कर रही है और दुनिया भर में बता रही है। तो इंडिया को जो यहाँ पर बेनिफिट मिला है वो स्टैंड ऑफ रेंज के वेपन्स को इस्तेमाल करने का मिला है, जो कि एयरक्राफ्ट को सेफ डिस्टेंस पे रखते हुए लॉन्च करने की क्षमता देते हैं और एक्यूरेटली डीप इनसाइड पाकिस्तान स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि दावा करती हैं कि जो स्टैंड ऑफ वेपन्स हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी कैटेगरी में, उनके नंबर्स में बढ़ोतरी हो रही है। तो मोस्टली इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जिन वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है उसमें पहली ब्रह्मोस है, दूसरी रफाल से फायर करे जाने वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल है, तीसरी रैम्पेज मिसाइल है जो कि एक एयर लॉन्च्ड लॉन्ग रेंज रॉकेट है। वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि क्रिस्टल मेस 2 का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो ये सारे लॉन्ग रेंज के प्रिसाइज म्यूनिशन 200 किलोमीटर के ऊपर स्ट्राइक करने की क्षमताएं रखते हैं। ब्रह्मोस से आपको अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर की रेंज मिलती है, स्कैल्प से भी आपको लगभग उतनी ही रेंज मिल जाती है। वहीं पर रैम्पेज से आपको अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर की स्ट्राइकिंग रेंज मिलती है, और क्रिस्टल मेस 2 या फिर रॉक्स से अगेन आपको 250 किलोमीटर की स्ट्राइकिंग रेंज मिलती है, जो कि सफिशेंट है पाकिस्तान के क्रूशल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि इंडियन बॉर्डर से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब इनके नंबर्स तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में डोमेस्टिकली भी हम लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट जो है डेवलप कर रहे हैं, ताकि जो डम बॉम्ब्स हैं उनको भी स्मार्ट म्यूनिशन बनाया जा सके, जिसके अंतर्गत गौरव और गौतम जैसे बॉम्ब्स जो हैं हमारे द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। लेकिन अब कुछ रिपोर्ट आ रही है जिसके अंतर्गत इजराइल से भी हम फर्दर स्टैंड ऑफ रेंजेस के वेपन्स ले रहे हैं, जो कि मोस्ट लाइकली इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे। तो ये जो रैम्पेज है और क्रिस्टल मेस 2 है ये दोनों इजरायली वेपन है। और अब ये जो नए वेपन होंगे इसमें पहला आपका इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री का विंड डीमन होगा, जो कि एक हल्की लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। करीबन 140 किलोग्राम की मिसाइल 200 किलोमीटर के ऊपर टारगेट को हिट करने में सक्षम है, वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी से। यहाँ पर टारगेटिंग के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर दिया गया है और सेमी एक्टिव लेजर होमिंग की कैपेबिलिटी भी दी गई है। तो इस क्रूज मिसाइल को पहली बार 2024 में ही शोकेस किया गया था, और यहाँ पर कम वजन होने की वजह से आप इनको बड़े नंबर में किसी भी प्लेटफॉर्म से कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ तक इनको एडवर्टाइज किया जाता है कि आप हेलीकॉप्टर से भी इनको कैरी कर सकते हैं। तो ये एक टर्बोजेट पावर्ड मिसाइल है और एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रिसाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। वहीं पर जो दूसरी मिसाइल है इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, ये आइस ब्रेकर है। तो आइस ब्रेकर को इजराइल ने LC-30 के साथ भी एक वेपन पैकेज के रूप में ऑफर किया था। इसको लेकर एक MOU भी BDL के साथ साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत ये इंडिया में BDL द्वारा मैन्युफैक्चर करी जाएंगी। तो इनको इजरायली कंपनी रफेल द्वारा बनाया जाता है और ये अगेन एक लॉन्ग रेंज का प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है।
तो इसराइल द्वारा इसको 5th जनरेशन प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन कहा जा रहा है, जो कि लॉन्ग रेंज एंटी शिप ऑपरेशन तो परफॉर्म कर ही सकता है, साथ में लैंड अटैक को भी परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर की। तो बेसिकली ये मिसाइल 400 किलोग्राम की ज़रूर है, पर 113 किलोग्राम के अप्रॉक्स का वॉरहेड कैरी करती है, क्योंकि इन्हें एंटी शिप ऑपरेशन के लिए बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर इतना हैवी वॉरहेड कैरी किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचाने में सक्षम है। तो ये टर्बोजेट पार्ड मिसाइल इनिशियल नेविगेशन सिस्टम को यूज़ करती है, जो कि जीपीएस द्वारा एड किया जाता है। बाकी फाइनली ये इमेजिंग इंफ्रारेड सेंसर को यूज़ करती है टारगेट मैचिंग करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये जीपीएस जैम्ड एनवायरनमेंट में भी काम कर सकती है। तो ये वेपन्स हमारे डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म से भी इजीली इंटीग्रेट हो जाएंगे। बाकी Su-30 MKI से तो इनको इंटीग्रेट किया ही जा सकता है। तो ये मिसाइल्स जो हैं ये LCA तेजस के वेपन पैकेज का भी पार्ट बनेंगी, जो कि उसकी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एनहेंस करेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर से जो सबसे बड़ा आउटकम निकल कर आया है वो ये आया है कि फ्यूचर की लड़ाइयाँ स्टैंड ऑफ रेंजेस में ही लड़ी जाएंगी और आपको प्रिसाइज वेपन्स चाहिए जो कि लॉन्ग रेंज में टारगेट को स्ट्राइक कर सके। और इसलिए अब ऐसे वेपन्स की डिमांड बढ़ रही है। अच्छे ऑप्शंस पहले से ही अवेलेबल है, IF को ऑफर भी है, पर अब उनके प्रिक्योरमेंट पर भी काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि आज हमारे पास डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से ऐसे वेपन्स हम इंटीग्रेट कर पाएंगे अपने यूसेज के हिसाब से। तो Su-30 MKI को हम इंडिजनाइज करने में सक्षम हुए हैं। इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर यहाँ पर है, जिसकी वजह से अपने हिसाब से हम वेपन्स को इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। और ब्रह्मोस और Su-30 MKI का जो कॉम्बिनेशन है, इससे हमको बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। सेम चीज़ हम रेप्लिकेट करने में सक्षम होंगे अपने दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ भी, जहाँ पर हमें ये लिबर्टी है। तो ये शोकेस करता है कि मेक इन इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मॉडर्न कॉम्बैट में आपका जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ये मेयरली एक वेपन डिलीवरी प्लेटफॉर्म बन के रह जाएगा, क्योंकि वेपन्स आपके इतने एडवांस हो रहे हैं कि वो ज़्यादातर काम आपका कर दे रहे हैं, चाहे ये लॉन्ग रेंज में स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी हो, चाहे ये बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में एयर टू एयर कॉम्बैट हो। तो डोमेस्टिक वेपन डिलीवरी प्लेटफॉर्म होने का फ़ायदा यहाँ पर यह है कि आपको जो भी ऑप्शंस मिल रहा है आप उसे अपने यूज़ के हिसाब से लाकर लगा सकते हैं। और ये खाली फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए नहीं है, बल्कि हेलीकॉप्टर्स के लिए भी है। और अभी से ही अगर आप तेजस का वेपन पैकेज देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है। यहाँ पर आपको इजरायली वेपन, अमेरिकन वेपन, इंडियन वेपन, रशियन वेपन के साथ साथ फ्रेंच वेपन और UAE के वेपन भी दिख जाएंगे, जिसके अंतर्गत अल तारिक को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो ये वर्सेटैलिटी आपके पास है। इवन अगर आप कॉम्बैट में हैं और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि दुनिया भर में कोई एक ऐसा वेपन है जो कि आपको रिक्वायर्ड है, तो आप उसके इंटीग्रेशन पर उस समय भी काम कर सकते हैं और ये चीज़ जल्द से जल्द करी जा सकती है। तो ये लिबर्टी आपको डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म से ही मिलती है और ये चीज़ पाकिस्तान के साथ पॉसिबल नहीं है। JF-17 ये अपना डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म कहते ज़रूर हैं, पर उससे ये खुद कुछ इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इनको चाइना को अप्रोच करना पड़ता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।